दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज दूसरे दिन के हरियाणा दौरे के बारे में। आज दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री धामी हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में ताबड़तोड़ प्रचार करने में लगे हुए हैं। आज प्रचार का दूसरा दिन उनका हरियाणा में। सीएम धामी बसाना में मौजूद रहेंगे, जहां पर उनकी 2 जनसभाएं होनी हैं। बीजेपी के पक्ष में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी माहौल बना रहे हैं और हरियाणा वासियों को बीजेपी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को हरियाणा में धुआंधार प्रचार किया। सीएम धामी ने यहां पर फरीदाबाद, मुआना और पुंडीर में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की गई है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि अभी चुनाव हुए भी नहीं है और कांग्रेस जीत का सपना देखने लग रखी है, जो कभी पूरा नहीं होगा। सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस शासन में सिर्फ भ्रष्टाचार होता रहा है। अगर फिर से कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आ गई तो कमीशन और करप्शन का खेल फिर से शुरू हो जाएगा। जो उनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनकी पढ़ाई के आधार पर गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को मिलनी चाहिए, वो नौकरी हरियाणा में किसको मिलती थी? वो नौकरी हरियाणा में मिलती थी पर्ची और खर्ची वालों को मिलती थी। हरियाणा की ये सरकार थी। इस पर्ची और खर्ची के सिस्टम को बंद करने का काम यहाँ की भाजपा की सरकार ने किया, डबल इंजन की सरकार ने किया। जब लोग कहते हैं क्या किया, इसी प्रकार से ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग यहाँ पर हुआ करता था और उस उद्योग को बंद करने का काम भी यहाँ की सरकार ने किया। हुड्डा सरकार ने कांग्रेस के शाही खानदान के ऐशो आराम के लिए हरियाणा को कर्जदार बनाने का पूरा काम किया, जनता को कंगाल बना दिया भाई। तो देखिए, कल हरियाणा में चुनाव प्रचार में पहुंचे सीएम धामी का जबरदस्त स्वागत किया गया है। बुलडोजर से सीएम धामी पर पुष्प वर्षा भी की गई है। जोरदार स्वागत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। सीएम धामी हरियाणा के फरीदाबाद में धनेश अदलखा के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे हुए थे। आज उनकी जनसभा का दूसरा दिन है। सीएम धामी पर पुष्प वर्षा बुलडोजर से हुई है। ग्रैंड वेलकम मुख्यमंत्री धामी का हरियाणा में। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं सरकार की जमीनों की जांच के निर्णय के बाद अब पहाड़ में हलचल मची हुई है। खासकर उन कारोबारियों में डर है जो सरकारी जमीन पर कारोबार कर रहे हैं। नैनीताल के आसपास तो खामलैंड पट्टे की जमीनों पर कई लोग होटल, रिजॉर्ट्स और रेस्टोरेंट चला रहे हैं। सरकार को भी राजस्व का नुकसान पहुंच रहा है। आपको यहाँ जानकारी दे देते हैं कि जमीनें सरकार ने कृषि कार्य के लिए दी थी, लेकिन इन पर कृषि के अलावा अब कार्य हो रहे हैं। इन जमीनों पर खेती की बजाय बाहरी लोग कारोबार कर रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के जमीनों की जांच कराने की बात उन्होंने कही थी। बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या अब जमीनें सरकार में निहित होंगी? वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे वीरेंद्र की तरफ। वीरेंद्र, ये बड़ा मुद्दा है। देखिए, जो जमीनें सरकार ने कृषि के लिए दी गई थी, अब उन पर कृषि को छोड़कर ही सारे काम हो रहे हैं, चाहे रेस्टोरेंट चलाने का काम हो रहा हो, चाहे होटल का बड़ा व्यवसाय करने का काम हो रहा हो। अब ऐसी जमीनों पर जांच के निर्णय के बाद पहाड़ में खलबली मची हुई है। आप इस समय कहाँ मौजूद है और यहाँ के लोगों ने जब इनके पास ये जानकारी पहुंची कि सरकार की जमीनों की जांच के अब निर्णय के बाद यहाँ पर लोगों में कैसा डर महसूस किया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी ने इस बात का निर्णय लिया है कि जो सरकारी जमीनें हैं उनकी जांच होगी, खासतौर पर नैनीताल को फोकस किया गया है, क्योंकि जो बाहरी लोग हैं, जो यूपी, हरियाणा, बिहार, झारखंड या तमाम इलाके के जो लोग हैं, उन्होंने भारी मात्रा में जो नैनीताल के आसपास जो इन्वेस्ट किया है। और कई जमीनें ऐसी हैं जो खाम लैंड हैं, नाप जमीनें हैं या फिर जो सरकारी भूमि है, उन पर बड़े बड़े रिजॉर्ट बना दिए गए हैं। देखने खास बात यह भी है कि जो कृषि के लिए जमीनें
सरकार ने उस वक्त दी गई थी उनका भी भू परिवर्तन करके उनमें पूरी तरीके से रिजॉर्ट का निर्माण कर दिया गया है, जिससे अब जिनकी जांच की बात की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने सालों से कैसे उन जमीनों पर रिजॉर्ट बनाने की अनुमति दे दी, कैसे उन जमीनों पर इस तरह के कारोबार करने की अनुमति दे दी, क्यों उनको रोका नहीं गया, पर्यटन विभाग उस वक्त क्या कर रहा था, कैसे पर्यटन विभाग ने अनुमति दे दी, ये बहुत सारे सवाल है। लेकिन जिस तरह से अब सरकार इस बात को कह रही है कि जो जमीनें हैं उनकी जांच होगी, अगर वो सरकारी जमीन है या पट्टे की जमीन है या खाम लैंड है, अगर ये जांच में पाए जाते हैं तो ये सरकार में निहित होंगी। लेकिन जो नैनीताल का मुक्तेश्वर वाला इलाका है, रामगढ़ वाला इलाका है, पंगुट वाला इलाका है, या जो तमाम इलाके हैं, इनमें इस तरह की जमीनें भारी मात्रा में है। हालांकि पिछले दिनों उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा था कि इस तरह की जो जमीनें हैं उनकी जांच करी जाए, जो नदी के किनारे सरकारी जमीनें हैं उनकी जांच करी जाए, या जो आसपास जिस तरह से जो सरकारी जमीनों पर निर्माण किया गया है उसकी जांच करी जाए। कुछ हद तक जो नैनीताल जिला प्रशासन या राज्य सरकार ने इस पर कामयाबी भी हासिल की थी, कई लिस्टेड लोगों को किया गया था, लेकिन उसके बाद वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। सरकार ने भी पिछले दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद तमाम इलाकों में इस तरह के जो जमीनें थी उनकी जांच की थी। उन जमीनों पर देखा गया था कि किस तरह से खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ रहे हैं आगे, आपको बताते हैं उत्तराखंड में इन दिनों सख्त भू कानून की चर्चा है, पर सवाल है कि ऐसी नौबत आई क्यों है, पब्लिक को प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। आखिर हिमाचल और उत्तर पूर्व के राज्यों में ऐसे हालात क्यों नहीं है, देखिए रिपोर्ट। टिहरी जिले के जड़धार गांव के लोगों ने शपथ ली है कि गांव का कोई भी परिवार जमीन नहीं बेचेगा। सरकार भी कह रही है कि अगर पहाड़ बचाना है तो लोग अपने पुरखों की जमीनें बेचना बंद करें। नहीं बिकने देंगे क्योंकि उत्तराखंड बनने के 25 साल बाद आवाज आंदोलन बनती जा रही है। देहरादून, गैरसैंण और ऋषिकेश में इसके लिए प्रदर्शन तक हो चुके हैं। रविवार को ऋषिकेश की रैली में कड़े भू कानून और मूल निवास पर लोगों का गुस्सा साफ दिखा। लेकिन सवाल है कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व के राज्यों में ऐसा हाल नहीं है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1971 में राज्य बनने के एक साल बाद ही 1972 में हिमाचल प्रदेश का लैंड एक्ट बना। हिमाचल लैंड एक्ट की धारा 118 सबसे अहम है। इसमें कोई भी गैर कृषक यानी जिसकी हिमाचल में खेती की जमीन नहीं है तो वहां जमीन नहीं ले सकता। मतलब साफ है कि हिमाचल प्रदेश में जिसकी खेती की जमीन होगी यानी जो हिमाचल का रहने वाला होगा वही वहां जमीन खरीद सकता है। दूसरे राज्य से आकर कोई जमीन नहीं ले सकता। तिवारी जी ने जो 2003 में पहला ऑर्डिनेंस निकाला था वो बिल्कुल डिट्टो था हिमाचल का। हिमाचल के कानून में यह प्रोविजन है कि जो गैर कृषक है, बाहरी नहीं है उनका मतलब, जो गैर कृषक है वो कृषि योग्य जमीन नहीं खरीद सकता, और जो थोड़ा 200 या 500 वर्ग मीटर जो है वो परमिशन रिहायश के लिए या अपना दुकान के लिए उसके लिए ही खरीद सकता है। और इंडस्ट्री के लिए वहां भी छूट थी कि इंडस्ट्री लगाएगा, लेकिन इंडस्ट्री लगाएगा तो उसमें जिसकी जमीन है उसकी हिस्सेदारी भी होगी। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में किसान न होने वाला भी 250 वर्ग मीटर जमीन ले सकता है। इतना ही नहीं, शहरों और कस्बों में तो यह नियम भी लागू नहीं होता। वहीं उत्तर पूर्व के राज्य संविधान की अनुसूची यानी आर्टिकल 6 में आते हैं, जहां कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता। वहीं जनजाति बाहुल्य राज्यों में पंचायती राज एक्ट लागू नहीं होता। तो उत्तराखंड में अनुसूची 5 की मांग हो रही है ताकि पूरा राज्य जनजातीय क्षेत्र घोषित हो जाए। इसमें जहां आरक्षण का लाभ मिलेगा तो कोई भी जनजातीय क्षेत्र में जमीन नहीं ले सकेगा। या तो उत्तराखंड में जो कह रहे हैं कि भाई आप या तो शेड्यूल 5 का करो, तो जनजाति घोषित कर डालो ताकि सब लोगों की जमीनें प्रोटेक्ट हो जाएं और यहाँ के लोगों को फायदा मिले। जैसा होता 1876 का जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट था जो उत्तराखंड पे लागू होता था। मतलब यहाँ का चरित्र आपने ट्राइबल तो है ही है, नहीं है तो क्यों ये रेवेन्यू पुलिस आज भी क्यों है, वो भी उसी धारा के तहत है, धारा 5 के तहत है। इसलिए लोग मांग कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी के, कल्चरल आइडेंटिटी के लिए। बाकी हिमालय राज्यों से अलग उत्तराखंड में फिलहाल जमीन खरीद फरोख्त के कानून लचर हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वादा किया है कि अगले बजट सत्र तक
ठोस कानून बनाने की दिशा में सरकार प्रारूप लाएगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बढ़ते आगे, हल्द्वानी में कल कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता पहले एमबी ग्राउंड में जमा हुए, इसके बाद डीएम ऑफिस तक इन्होंने मार्च किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा मौजूद रहे। साथ ही कई अन्य नेता भी शामिल हुए इस मार्च में। कांग्रेस नेताओं ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बढ़ते अपराध को लेकर हल्ला बोला। दावा किया, कांग्रेस जनता के मुद्दे इसी तरह से उठाती रहेगी। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी और श्रीनगर के परिसर में आज छात्र संघ के लिए वोटिंग और काउंटिंग होनी है। बड़ा दिन आज का दिन, जहां वोटिंग और काउंटिंग को लेकर पूरे कॉलेज प्रशासन में सख्त इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के। वोटिंग के दौरान दोनों परिसर में कड़ा पहरा रहने वाला है। बिना आईडी कार्ड के किसी को भी वोटिंग के लिए जाने की परमिशन नहीं होगी। श्रीनगर के बिड़ला परिसर में इस बार करीब 6000 छात्र वोटर 15 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जबकि पौड़ी में भी 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 850 छात्र वोटर करेंगे। श्रीनगर में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक, जबकि पौड़ी परिसर में सुबह 8:30 से 12:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके बाद मतगणना शुरू होगी। देर शाम तक विजय प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी किया जाएगा। राजधानी देहरादून को स्कूल एजुकेशन का बड़ा केंद्र माना जाता है। वहीं पिछले 2 दशक में दून वैली में सैकड़ों प्राइवेट शिक्षण संस्थान खुले, जो स्टूडेंट्स को तरह तरह की डिग्री दे रहे हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट फंस भी रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरों में आप जिन स्टूडेंट्स के माथे पर शिकन देख रहे हैं, ये देहरादून के एक प्राइवेट कॉलेज के बीएड के स्टूडेंट्स हैं, जिनके इसी हफ्ते से एग्जाम होने हैं। पर कॉलेज श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, वहां इन स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कोर्स के लिए स्टूडेंट्स ने फीस दी और जिसकी पढ़ाई वो साल भर करते रहे, वो सब बर्बादी के कगार पर है। दरअसल एडमिशन का समय निकलने के बाद भी प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट्स को लेता रहा और अब यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन से इनकार कर दिया। हमने यहाँ पे एडमिशन लिया है और एडमिशन के नाम पे हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। हमारा तो एडमिशन बोला कि हो रखा है, लेकिन वहाँ पे तो हमारी कोई डिटेल्स नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं यूनिवर्सिटी में किस बात की इन्होंने हमारी टीचिंग करवा रही है। ये टीचिंग का सारा वो है हमारे पास साइन। हमने 14 दिन टीचिंग करी है वहाँ पे बिदौली में। हमारे पास ना टीचर इस फैकल्टी में बस पैसे ही लिए जा रहे हैं हमसे बेमतलब के। अभी हमारा 3 तारीख से पेपर है, हमें ये भी नहीं पता कि हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। एडमिशन यूनिवर्सिटी में उन्होंने हमारा करा नहीं रखा बिल्कुल भी, और हमें बोलते गए कि अब करा देंगे। कल भी तक भी हमें बोलते रहे कि शाम तक आपका हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ। ये सभी स्टूडेंट उत्तराखंड के अलावा दूसरे राज्यों से भी हैं। प्राइवेट कॉलेज के कर्ता धर्ताओं का कहना है कि वो एक और कोशिश कर रहे हैं। डेली गुमराह किया जा रहा है। परसों 3 तारीख से सर हमारे पेपर हैं, हम क्या पढ़े सर बताओ। हम अपने घर वालों तक का फोन अटेंड नहीं कर पा रहे, हम अपने घर वालों को क्या जवाब दे सर। हम डिप्रेशन में जा रहे सर। 2-3 बच्चे तो इनकी तबीयत खराब चल रही सर इस चक्कर से। सब कुछ हुआ है सर, कुछ गलती मैनेजमेंट की रही, कुछ यूनिवर्सिटी की रही है। यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा हुआ है कि यूनिवर्सिटी थोड़ा सा किसी बात को लेके ईगो हो सकता है, क्या था मुझे नहीं मालूम है, पर थोड़ा सा टाइम दीजिए तो देखते हैं। फिर आज तक का समय है, अगर आज तक कुछ होता है ठीक है, नहीं फिर जैसे जो बच्चों का अपना निर्णय रहे वो अपना लीगल में कर सकते हैं। दरअसल ये मामला पहला नहीं है जब स्टूडेंट्स अधर में लटक गए हों। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि देहरादून की स्थानीय अर्थव्यवस्था में बाहरी राज्यों से आने वाले स्टूडेंट्स की बड़ी भागीदारी है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में ब्रांड देहरादून की इमेज को यूं ही पलीता लगता रहा तो नुकसान उत्तराखंड का ही होगा, ये तय है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में एक महिला को बांधकर पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पति अपनी पत्नी को बांधकर डंडे से उसकी पिटाई करता हुआ देखा जा सकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि दशकी इलाके का ये वीडियो है, जहां पर पति अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीट रहा है। पति अवैध संबंध के शक में पत्नी की जमकर पिटाई कर रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
देहरादून से सिर्फ एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारतीय सिम विदेश भेजकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। ठगी के लिए विदेश में सिम कार्ड भेजने वाले को एसटीएफ ने हरिद्वार के मंगलौर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी से 1816 सिम बरामद किए गए हैं, 2 चेकबुक्स बरामद की गई हैं, 5 मोबाइल फोन्स हैं, 2 बायोमेट्रिक डिवाइस बरामद किए गए हैं। साइबर ठगी के लिए आरोपी सिम कार्ड को कंबोडिया समेत कई देशों में भेजते थे और अब तक करीब 20,000 सिम कार्ड्स को विदेश भेजा जा चुका है। आरोपी महिलाओं को गिफ्ट का झांसा देकर बायोमेट्रिक मशीन के जरिए सिम को एक्टिवेट करते थे, जिसके बाद साइबर ठग इन सिम कार्ड्स के जरिए लोगों से ठगी किया करते थे। ये पूरा गैंग पिछले 1 साल से मंगलौर में एक्टिव था। मशहूर साहित्यकार स्वर्गीय शैलेश मटियानी के निधन के बाद में अब उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इस बीच उनकी पत्नी नीला मटियानी का स्वास्थ्य भी खराब चल रहा है। इसकी जानकारी सोमवार को जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लगी, उन्होंने डीएम नैनीताल को तुरंत निर्देश दिए, जिसके बाद सरकार की टीम मटियानी के घर पहुंची और साहित्य रत्न शैलेश मटियानी की पत्नी नीला मटियानी के बेहतर इलाज के लिए उन्हें हल्द्वानी के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम धामी के निर्देश के मुताबिक स्वर्गीय मटियानी की पत्नी के इलाज का पूरा खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी। सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि उनके इलाज के लिए कोई कोताही न बरती जाए और जरूरत पड़े तो हायर सेंटर भी उन्हें इलाज के लिए रेफर किया जाए। उधर हरिद्वार में लक्सर के गांव दल्लावाला में एक सांसद निधि से बनाई गई सड़कों में गड़बड़ी के आरोप में डीएम ने जांच कमेटी बनाई है। तो सांसद निधि से बनाई गई है ये सड़क, जिसकी गड़बड़ी का आरोप जैसे ही डीएम तक पहुंचा, डीएम ने इसको लेकर जांच कमेटी बना दी। जांच कमेटी में गांव में जाकर सड़क निर्माण काम का जायजा लिया गया। गुणवत्ता जांच के लिए सैंपल्स लिए गए। दल्लावाला गांव का चयन आदर्श गांव के तहत किया गया, जिसमें 98 लाख की लागत से 12 सड़कें बनाई जानी हैं। इसमें 9 सड़क बनकर जो है वो तैयार हो चुकी हैं। ग्रामीण ने 9 सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता खराब होने की शिकायत दी थी, जिसके बाद अब ये टीम बनाई गई है, सैंपल्स लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जानी है। गाँव में जो सड़कें बन रही हैं उनका अभी हमने किसी को कोई पेमेंट नहीं दिया। ठेकेदार को पेमेंट देने से पहले उसकी जांच की जा रही है। क्या पाया जांच में मैडम, क्या लग रहा है? वो तो जांच कमेटी जांच के लिए जो लोग अधिकारी आए हैं वो जांच की रिपोर्ट देंगे तो पता चलेगा क्या निकला। क्वालिटी को लेकर के इशू यहाँ पे थे गांव वालों के, उसी की जांच के लिए जो है आज जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एक समिति गठित की गई थी और कोर कटिंग करके उसके सैंपल लिए गए हैं। उसकी जांच के उपरांत जो भी रिजल्ट आएगा। और ये बढ़ते आगे हरिद्वार के बाद पौड़ी और श्रीनगर की जानकारी आपको दे देते हैं, जहां पर पौड़ी और श्रीनगर की ऐतिहासिक रामलीला का मंचन नवरात्रि से शुरू होने जा रहा है। आपको बता देते हैं कि ब्रिटिश कालीन दौर से ही चली आ रही श्रीनगर की रामलीला इस बार जहां 129 साल में प्रवेश करेगी, तो वहीं पौड़ी की रामलीला का ये 124वां मंचन होगा। वहीं रामलीला को लेकर तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। पौड़ी और श्रीनगर की रामलीला जितनी पुरानी है उतनी ही खास भी। ब्रिटिश कालीन समय से चली आ रही पौड़ी और श्रीनगर की रामलीला अलग पहचान रखती है। इस रामलीला का सफर कई साल पुराना है और रामलीला का हर किरदार आज भी पुराने अंदाज में ही संवाद करता है। इस ऐतिहासिक रामलीला ने अपनी छाप विदेशों में भी छोड़ी है। यही वजह है कि जापान के शोधार्थी पौड़ी की रामलीला में अपनी शोध पूरी करने के लिए आए हैं। मैं आजकल जर्मनी में मास्टर्स में हूँ और वहाँ अपनी मास्टर थीसिस रामलीला के बारे में लिखूंगा, तो मैंने सोचा कि अच्छी बात होगी कि मैं रामलीला भी देख सकता हूँ और लोगों से बात कर सकता हूँ। मैं जर्मनी से हूँ और वहाँ जोहान्स गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ आजकल एंथ्रोपोलॉजी मास्टर्स में। इन दिनों रामलीला की रिहर्सल हो रही है और जिसमें कलाकार रामलीला की तालीम ले रहे हैं।
वहीं पुरानी परंपरा से आगे भी रामलीला होती रहे, इसके लिए नए कलाकारों को भी मौका दिया जाता है। ये 123 साल क्रॉस हो रहे हैं हमें, और बहुत पुरानी लीला है। और इसमें पहले अमूमन छोटे बच्चे ही हम पात्र के रूप में रखते थे, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आने की वजह से अब लेडीज़ भी आ रही हैं, लड़कियां भी आ रही हैं, सब कोऑपरेट होके बड़े अच्छे ढंग से अपना आपने। रामलीला में पुराने वाद्य यंत्रों के साथ नए इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं रामलीला में पहली बार किरदार निभाने वाले नए कलाकार बेहद खुश और उत्साहित हैं। मैं यहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव मेरा रहा, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है मेरे अंदर कि किस तरीके से यहाँ पे रामलीला का मंचन होगा। और आज भी टेक्निकल ज़माने पे आज भी हमारी पौड़ी में रामलीला का इतना क्रेज़ है कि सब बच्चे बूढ़े सब लोग यहाँ पे रामलीला देखने आते हैं। और ये अनुभव और बहुत ही यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होती है, हर चीज़ सिखाई जाती है, हमें बताया जाता है कि हमें किस तरीके से मतलब पिछले उससे मतलब जुड़े रहना है। जैसे हमारे पहले की रामलीला थी, 124 साल से चल रही रामलीला हम एज इट इज उसी रूप में आज भी पेश कर रहे हैं, और आज भी इसका इतना क्रेज बना हुआ है। हमने इसमें जो हमारी पौड़ी रामलीला की जो स्क्रिप्ट है वो शास्त्रीय राग रागिनियों पर आधारित है, और उसी का हम अक्षरशः पालन भी कर रहे हैं। हम केवल यहाँ पे दृश्यों में परिवर्तन, म्यूजिक में थोड़ा हम भराव लाने की कोशिश करते हैं। पौड़ी और श्रीनगर की ऐतिहासिक रामलीला का मंचन नवरात्रि से शुरू हो जाएगा, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में भारत और कजाकिस्तान के बीच में 13 दिन का युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। 13 अक्टूबर तक भारत कजाकिस्तान संयुक्त सेना अभ्यास होगा। भारत और कजाकिस्तान के पर्यवेक्षक भी अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। युद्धाभ्यास का मकसद आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। सैनिक अभ्यास शहरी और पहाड़ी इलाकों में केंद्रित होगा। संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों के सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच में अंतर संचालन और सौहार्द विकसित करने में मदद मिलेगी।